नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम आज कक्षा 9 में चैप्टर नंबर 8 भारतीय संविधान की रचना अवलोकन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संविधान का अर्थ, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया आदि पढ़ चुके हैं। तो हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जैसे कि पेज नंबर 61 पर, इससे पहले हमने मजबूत केंद्र वाला समवाय तंत्र के बारे में भी पढ़ा। फिर उसमें संघ सूची, राज्य सूची, संयुक्त सूची के बारे में भी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों शेष सत्ताएं। ठीक है, तो आप लोग सब लोग पेज नंबर 61 निकालिए किताब में, जिसमें शेष सत्ता के बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। जिन विषयों के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन नहीं किया जा सकता, ऐसे विषयों को समावेश को शेष सत्ता किया जाता है। मतलब कुछ सत्ताएं राज्य सरकार के हाथ में होती है, कुछ सत्ताएं केंद्र सरकार में हाथ में होती है, लेकिन कुछ सत्ता ऐसी होती है जो दोनों में विभाजन नहीं की जा सकती। तो इन अतिरिक्त विषयों और शेष सत्ताओं को शामिल विषयों पर कानून निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करने की संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार को प्राप्त होती है। तो ऐसे जो सत्ताएं होती है वो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार को ही दी जाती होती है, जो हम इसको संसद के रूप में भी जानते हैं। जैसे कि कानून बनाने की, निर्माण की प्रक्रिया हुई बच्चों, तो कानून बनाने की जो प्रोसेस होती है वो संसद यानी केंद्र के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में हम ऐसा कह सकते हैं। भारत में केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच विविध साधनों का भी विभाजन किया गया है। उत्पादन शुल्क, आयात निर्यात कर, आयकर आदि आय प्राप्त करने वाले टैक्सेस को लगाने पर अधिकार केंद्र सरकार को है, जबकि विक्रय कर, मनोरंजन कर, राज्य शिक्षण कर जैसी कम आय वाले करों पर लगाने का अधिकार राज्य सरकार को प्रदान किया गया है। इसलिए राज्यों को केंद्र से अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली सहायता का आधार रखना पड़ता है। मतलब जिस पे ज़्यादा टैक्स होता है बच्चों वो केंद्र सरकार, जिस पे टैक्स कम होता है ऐसी सत्ताएं राज्य सरकार में होती है। और कुछ अनुदान के बारे में बात करें, जिसमें कुछ उपयोगी सेवा अगर राज्य सरकार को चाहिए तो केंद्र सरकार से भी प्राप्त करता है। अब बात करेंगे बच्चों हम आपातकाल के दौरान एक तंत्रीय व्यवस्था। अब आपातकाल के दौरान एक तंत्रीय व्यवस्था किसे कहते हैं बच्चों? कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट है। संविधान में कितने आपातकाल है? 3। पहला क्या है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र सेना द्वारा विद्रोह की परिस्थिति में जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो तो उस समय के राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। मतलब युद्ध की स्थिति आ गई हो, या कोई बाह्य हमारे देश पर आक्रमण कर रहा हो, या सेना विद्रोह कर रही हो, तो ऐसी स्थिति में देश में आपातकाल घोषित किया जाता है। मतलब ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में देखकर घोषित किया जाता है। दूसरा है राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति भंग हो रही हो और संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार राज्य सरकार प्रशासन न कर रही हो तो केंद्र सरकार संवैधानिक आपातकाल घोषित करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। तो दूसरी है संवैधानिक आपातकाल घोषित करके राष्ट्रपति शासन लागू करना। मतलब बच्चों पर्टिकुलर किसी राज्य में स्थिति सही नहीं है, प्रजा असंतुष्ट है, या पूर्ण रूप से कार्य करने में राज्य सरकार सही तरह से कार्य नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करके उस पर्टिकुलर राज्य को आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। तीसरा है बच्चों सतत मूल्य वृद्धि के कारण देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से कमजोर होने लगती है, तो उस समय देश की वित्त आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तीसरा का इंपॉर्टेंट है बच्चों, सतत मूल्य वृद्धि के कारण देश की अर्थव्यवस्था तेजी से कमजोर होना। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कमजोर हो जाए तो उस समय देश में वित्तीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। वित्त आपातकाल घोषित कर देना मतलब बच्चों अर्थव्यवस्था की स्थिति कमजोर होना। तो ये खास करके ये 3 प्रकार के दौरान देश में आपातकाल स्थिति आती है, जो मैंने कहा युद्ध, दूसरा राज्य कानून व्यवस्था, तीसरा अर्थव्यवस्था में कमजोर होना, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होना। इन प्रकार तीनों आपातकाल परिस्थिति में हमारी संघीय शासन व्यवस्था संपूर्ण रूप से एक तंत्रीय व्यवस्था रूप में बदल जाती है और आपातकाल लागू रहने तक संघीय शासन व्यवस्था रहती है। मतलब पूरा शासन केंद्र के हाथ में हो जाता है बच्चों। इस प्रकार की आपातकाल स्थिति में पूर्ण रूप से जो शासन चलाता है वो केंद्र के हाथ में होता है।
ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संघीय शासन पद्धति। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि से लोकसभा की रचना होती है और लोकतंत्र में लोकसभा की वास्तविक सत्ता होती है। अंडरलाइन करो, लोकतंत्र में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होती है बच्चों? लोकसभा में। संसद में 2 सदन होते हैं, एक ऊपरी सदन जो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, दूसरा होता है निचला सदन जो लोकसभा के रूप में जाना जाता है। संसद के सदस्यों में से मंत्रिमंडल की रचना होती है। संसद में जो सदस्य होते हैं बच्चों, उन सबकी मंत्रिमंडल में रचना होती है। मंत्रिमंडल में संसद के प्रति जवाबदार होता है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति क्या होता है बच्चों? जवाबदार होता है। मंत्रिमंडल को जब तक लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है तभी तक वो सत्ता पर रह सकता है। संसदीय सरकार संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। मंत्रिमंडल द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। केंद्र में प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से और राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलता है। याद रखो बच्चों, केंद्र में प्रशासन किसके नाम से चलता है? राष्ट्रपति के नाम से, और राज्य में राज्यपाल के नाम से। लेकिन वास्तविक सत्ता उपयोग केंद्र में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल और राज्य में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। लेकिन जो वास्तविक जो सत्ता होती है ना बच्चों, वो केंद्र में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल और राज्य में मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथ में होता है। राज्य का मंत्रिमंडल राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदार होता है। लोकसभा अस्थायी सदन है, इसकी रचना 5 वर्ष के लिए की जाती है। जो लोकसभा है बच्चों वो कैसी होती है? अस्थायी सदन। हर 5 वर्ष में फिर से चुनाव होते हैं और नए मंत्रिमंडल आते हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जो उस राज्य के प्रतिनिधित्व करता है। राज्यों में विविध क्षेत्रों में विशेष अनुभवी जैसे कि 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत करता है। राज्यसभा में स्थायी सदन है। याद रखना बच्चों कि राज्यसभा कैसा है? स्थायी, और लोकसभा कैसा है? अस्थायी। उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष नियुक्त होते हैं। उतने नए सदस्यों का चुनाव होता है। इस प्रकार राज्यसभा में सदस्यों को कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 6 वर्ष में, ऐसा नहीं कह सकते हर 6 वर्ष में चुनाव होता है, बिल्कुल नहीं बच्चों। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य नियुक्त होते हैं और दूसरे उतने सदस्य आते भी हैं। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की सत्ताएं कम है, जबकि लोकसभा की सत्ताएं महत्वपूर्ण और सर्वोपरि और निर्णायक मानी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, संसदीय शासन पद्धति। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है।